शादी के बाद मेरा पति मुझे हनीमून के लिए कनाडा ले गया और होटल के कमरे में मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। मैं पूरा दिन उसे ढूंढकर थककर जब होटल पहुंची तो पता चला मेरा पति एक्सीडेंट में मर गया है। मेरी तो दुनिया ही लुट गई थी। होटल का मैनेजर मुझसे धंधा करवाने लगा। एक बार उसने मुझे एक कैनेडियन मर्द के घर भेज दिया, लेकिन जैसे ही मैंने उस घर के नौकर को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो तो वही था जिसने मेरा नाम सीमा है। मेरा संबंध एक गरीब घर से है। मेरे बाबा किसी कंपनी में नौकरी करते थे। मैं एक बदनसीब लड़की थी, क्योंकि सिर्फ गरीबी ही मेरे रिश्ते होने में रुकावट नहीं थी, बल्कि मेरी काली रंगत भी थी। आज भी मुझे रिश्ते के लिए देखने आने वालों ने मुझे देखते ही नाक मुंह चढ़ा लिए थे और बिना पानी पिए ही उठकर चले गए थे। मेरी माँ मुझे यूं घूर रही थी जैसे मेरा काला रंग मेरा बहुत बड़ा कसूर हो। कहने लगी, सीमा, अगर भगवान से शक्ल अच्छी नहीं मिली थी तो किस्मत ही अच्छी ले आती। मैंने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अपने कमरे में आकर ड्रेसिंग के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। आईने के सामने अपनी सांवली रंगत और भद्दे से नाक नक्श देखकर मैं ये सोच रही थी कि मेरी शक्ल सूरत मामूली सी लड़की से भी बुरी है, और ऊपर से सितम ये भी हुआ था कि मेरे चेहरे पर चेचक के दागों ने मुझे और भी बदसूरत बना दिया था। मुझे कोई नजर भरकर देखना तक पसंद नहीं करता था। शादी तो बहुत दूर की बात थी। मैंने हसरत भरी गहरी ठंडी आह भरी और आईने के सामने से उठकर चली गई। मेरे बाबा की बहुत कम सैलरी थी, जिससे 2 वक्त की रोटी मुश्किल से ही पूरी होती थी। पढ़ाई के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते थे, वरना चलो शायद पढ़ाई ही मेरा ऐब छुपा लेती। अक्सर किसी लड़की की शक्ल सूरत अच्छी नहीं होती तो ढेर सारा दहेज लड़कियों के घर बसा देता है, लेकिन यहाँ तो ये उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि मेरे बाबा बहुत मुश्किल से हमारा पेट भर पाते थे। मैं 18 साल की हुई तो माँ ने मेरे लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए। माँ कहती थी, शक्ल सूरत तो तेरे पास है नहीं, शायद तेरी कम उम्र पर ही कोई तुझे ब्याहने आ जाए। लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा यहाँ भी साथ नहीं दिया था। मेरे रिश्ते आते और मुझे देखकर नाक मुंह चढ़ाते हुए वापस चले जाते। एक बार मेरे लिए एक लंगड़े लड़के का रिश्ता आ गया। मुझे पता चला कि मेरे लिए एक अपाहिज का रिश्ता आया है, तो मैंने माँ से साफ मना कर दिया कि मैं कोई लूली लंगड़ी नहीं हूँ जो किसी अपाहिज से शादी कर लूँ। मेरी माँ ने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा। कहने लगी, मूर्ख, शक्ल तो देखा इन्हें में अपनी, जो राजकुमार मिल जाएगा तुझे। मेरी माँ मुझे हमेशा ऐसे ही ताने देती थी। मैं रोने लगी थी। मैं शायद इतनी भी बदसूरत नहीं थी जितनी अपनी माँ को लगने लगी थी, या शायद वो भी मुझे समाज की नज़र से देखती थी। हालांकि मैंने तो सुना था कि औलाद जैसी भी हो माँ को हमेशा प्यारी ही लगती है, लेकिन नहीं, मैं अपनी माँ को हमेशा ही चुभती रहती थी। हालांकि सारे घर के कामकाज की जिम्मेदारी भी मैंने उठा रखी थी। इसके बाद भी मेरी माँ की घूरती नजरें मुझ पर ही रहती थी। मैं तैयार होकर शाम को उन लोगों के सामने मुंह लटकाए बैठी रही। लड़का भी साथ ही आया था। एक टांग से लंगड़ा था, लेकिन शक्ल सूरत का भला था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर घृणा के आसार उभरने लगे। कुछ ही देर बाद वो एकदम खड़ा हो गया और अपने घर वालों से कहने लगा कि वापस चलो। मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूं कि मेरे लिए आप लोग ऐसी लड़की ढूंढेंगे। वो इस तरह बोला जैसे मैं कोई बदसूरत सी शक्ल की लड़की हूं। मुझे अपना आप बहुत बुरा लगने लगा था। अगर इस आदमी को मैं पसंद नहीं थी तो कम से कम वो इस तरह जलील तो न करता। जैसे ही वो गए तो मैं भी कमरे में चली गई। उस दिन मैं बहुत रोई थी। मेरा दिल अपनी बदकिस्मती पर दहाड़े मार मार कर रो रहा था। एक अपाहिज आदमी ने भी मुझे इतनी बुरी तरह से बदनाम कर दिया कि मैं किसी के भी काबिल नहीं थी। माँ अब मुझे बहुत बुरा समझने लगी थी। कहती थी, मुझे तो लगता है तुझे बयाने के लिए मुझे किसी भिखारी की ही मिन्नत करनी पड़ेगी। चलो, माना गरीबी तो अपनी किस्मत में हमारी वजह से लिख लाई थी। कम से कम शक्ल तो अच्छी ले आती ताकि तुझे किसी जगह तो ब्याह सकती। अब बैठी रहना हमारे सीने पर मूंग दलने को। ये सुनकर मेरा जी चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं अंदर समा जाऊं, या मुझे कोई बीमारी ही लग जाए और मैं मर जाऊं। मेरे बाकी बहन भाई फिर भी मुझसे कई गुना बेहतर थे। मुझे लगता था मेरी सारी जिंदगी अपने पिता की चौखट पर ही गुजर जाएगी और मेरी माँ मुझे ताने दे देकर मार देगी। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मेरे दिल से ये दुआ निकली कि काश मेरा कहीं दूर से रिश्ता आ जाए कि मैं दोबारा अपने घर वालों की शक्ल तक न देखूं। जिनको मैं बहुत बुरी लगती हूँ, वो जैसा भी होगा मैं उससे शादी कर लूंगी। लेकिन माँ की बातें मुझसे नहीं सही जाती थी। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेरे रिश्ते के लिए माँ ने एक मोहल्ले की ही एक औरत को कह रखा था, लेकिन वो जो भी रिश्ता अब तक मेरे लिए लाई थी सबने ही मुझे देखकर मना कर दिया था। हालांकि वो रिश्ते बस ठीक ठाक घर के ही होते थे। कोई ड्राइवर था तो कोई सब्जी बेचता था तो कोई मोची था।
लेकिन इस बार जो रिश्ता वो लेकर आई थी वो सुनकर मेरी माँ कुछ देर तो आंखें झपकना ही भूल गई। कहने लगी, क्या सच में उन्होंने सीमा की ही फोटो देखी है और ये कहा है कि उन्हें लड़की पसंद है? मेरी माँ को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। यकीन करना तो मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस औरत का कहना था कि वो लोग बहुत अमीर है। माँ उसे फिर से कहने लगी कि तूने मेरी सीमा की ही फोटो दिखाई थी ना? वो रिश्ते वाली कहने लगी, हाँ, सीमा को ही पसंद किया है। मुझे अपनी बदलती किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरह भी किस्मत चमकती है। जिस दिन उन लोगों को मुझे देखने आना था मैं बेहद नर्वस थी। मेरे चेहरे पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, चेहरा बिल्कुल सादा ही रखा था कि वो मुझे मेरे असल रूप में ही देखे। ये ना हो मेरी फोटो पर लगाया गया फिल्टर उन्हें धोखे में रखे। न जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था वो लड़का भी मुझे उस अपाइज की तरह ही जलील करके चला जाएगा। मैं जब कमरे में आकर बैठी तो मेरी एक नजर ही सामने बैठे उस लड़के पर पड़ी थी। उफ, वो तो बहुत ही हैंडसम लड़का था, रंग भी गोरा था, अमीर भी बहुत था। मेरा दिल यूं था कि सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। वो मेरी सोच से भी ज्यादा अमीर और खूबसूरत फैमिली थी। उसकी माँ भी ऐसी ही थी। मुझे लगा अभी वो लोग उठकर खड़े हो जाएंगे और मुझ में 4 ऐब निकाल कर मना करके चले जाएंगे। जब गए गुजरे लड़कों ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया तो ये तो उनसे बहुत ही बेहतर था। मेरा दिल चाहा कि उठकर कमरे से बाहर निकल जाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि 100% इनकार ही होगा। वो लड़का मुझ पर लानत डालते हुए मेरे घर से निकल जाएगा और मैं रिश्ते के नाम पर और बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन उस लड़के की नजरें मुझ पर ही जमी हुई थी। उसकी आंखों की तपिश ने मुझे और भी परेशान कर दिया था। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब उस लड़के ने अपने पास बैठी अपनी माँ से ये कहा कि मॉम, मुझे लड़की पसंद है, आप उसे मंगनी की अंगूठी पहना दे। मेरा दिल ये सुनकर धड़कना भूल गया था। मैं उसे पसंद हूं। मैं एक गरीब सी लड़की, सांवली रंगत और भद्दे से नैन नक्श वाली। सामने बैठे लड़के की तरफ मेरी नजर उठी तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे उसकी अक्ल पर शक होने लगा। मुझे लगा ये आदमी जरूर दिमागी तौर पर ठीक नहीं होगा, इसलिए उसे मैं पसंद आ गई हूँ। उसकी माँ को भी कोई ऐतराज नहीं है। ये बात भी मेरे लिए हैरान करने वाली थी। मेरी माँ की तो खुशी के मारे जमीन पर पैर ही नहीं टिक रहे थे। मुझे लगा ये सब कोई सपना है। अभी मैं नींद से जाग जाऊंगी तो ये हसीन ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि ना तो मैं परियों की रानी थी और ना ही मेरे पास कोई डिग्री थी और ना ही दौलत का कोई ऐसा लेबल के सामने आने वाले रिश्ते के बराबर होती। मुझ में कोई भी खूबी नहीं थी। मैं हैरान थी कि मैं उन्हें पसंद कैसे आ गई। लेकिन मेरी माँ इसे किस्मत का खेल समझकर फूले नहीं समा रही थी। मेरे हाथ में विशाल के नाम की अंगूठी सज चुकी थी, जो बहुत कीमती थी। मेरी माँ ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। मेरी शादी कुछ दिनों बाद ही विशाल से हो गई थी। उन्होंने दहेज में कुछ नहीं मांगा था और मेरी शादी के कपड़े भी मेरी ससुराल से आए थे। मैं बहुत महंगे पार्लर से तैयार हुई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज पहली बार मेरी माँ ने मेरी नजर उतारी थी। मैं तो अपने घर वालों के साथ साथ मोहल्ले वालों के लिए भी खास बन चुकी थी। सब मेरी किस्मत पर गर्व कर रहे थे। कई आंखें अब भी बेयकीन थी, क्योंकि मेरा पति ऐसे लड़कों में शुमार था जिसे देखकर लोग उंगलियां मुंह में दबा लें। मैं पूरे ठाठ के साथ विशाल के साथ विदा होकर अपने डब्बे जैसे घर से निकलकर एक बड़े से बंगले के कमरे में बैठी थी। मुझे अब भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरा कमरा इस कदर बड़ा था कि मेरे पिता का पूरा घर इस कमरे से छोटा था। मैं बड़ी हैरत से इस कमरे को देख रही थी। जब कमरे का दरवाजा खुला तो सामने विशाल को देखकर मेरा दिल मेरे सीने में थमसा गया था। वो ऐसा लड़का था जिसकी तमन्ना हर लड़की करती है, लेकिन वो मेरा नसीब बन चुका था। मेरे पति ने मुझे उस रात की हर खुशी दी जिसकी एक पत्नी होने के खातिर मैं हकदार थी। वो मेरी तारीफ कर रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं एक हसीन लड़की हूँ, कोई अफसरा हूँ। न मेरा नक्शा खराब है और ना मैं सांवली हूँ और ना ही मेरे चेहरे पर कोई दाग है। मैंने पहली बार खुद को विशाल की नजर से देखा था, इसलिए अपना आप बहुत खूबसूरत लग रहा था। 4 दिन विशाल ने मुझ पर मोहब्बत निछावर की थी। मैं खुद को हवाओं की राह ही समझ रही थी। मेरी सास का रवैया भी मुझसे बहुत अच्छा था। 15 दिन बाद ही विशाल मुझसे कहने लगे कि अपना सामान तैयार कर लो, हम हनीमून के लिए कनाडा जा रहे हैं। ये सुनकर तो मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली और विशाल के साथ कनाडा के जहाज में बैठ गई। मैंने अपने देश को अलविदा कह दिया था और कनाडा की जमीन पर कदम रखते ही मुझे लगा मैं दुनिया में ही स्वर्ग में आ गई हूँ। लेकिन शायद ये मेरी नींद से जागने का समय था। यहाँ पहुंचकर विशाल मुझे एक होटल में ले गए। वो बहुत बड़ा और शानदार होटल था। वहाँ उन्होंने एक लग्जरी रूम लिया था। वो मुझे कमरे में ले जाकर मुझसे कहने लगे कि तुम आराम कर लो, थक गई होगी। मैं किसी काम से जा रहा हूँ, जल्द ही लौट आऊंगा। मैं थकन से चूर थी, इसलिए लेट कर सो गई। जब मेरी आंख खुली तो शाम गहरी हो चुकी थी, लेकिन विशाल वापस नहीं आए थे।
मैं उठकर बैठ गई। मुझे भूख सी महसूस हो रही थी, लेकिन मुझे इंग्लिश में बातचीत करनी नहीं आती थी और ना ही मेरे पास पैसे थे कि मैं खाना मंगवा सकती। मैं उठकर खिड़की के पास चली गई। बेमकसद ही मैं कई घंटे बाहर देखती रही। मुझे लगा अभी विशाल आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। अब तो रात हो गई थी, मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल अनजान जगह थी। ना मैं यहाँ की लैंग्वेज जानती थी। पता नहीं विशाल कहाँ गए थे, अभी तक आए क्यों नहीं। मैं अभी ये सोच रही थी जब मेरे कमरे के दरवाजे की बेल बजी। मुझे लगा विशाल आ गए हैं। मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर होटल का मैनेजर खड़ा था। बांग्लादेश का होने के कारण उसने मुझसे टूटी फूटी हिंदी में विशाल के बारे में पूछा। मैं पहले ही परेशान थी, इसलिए रोने लगी। मुझे इस तरह रोता देखकर वो आदमी वापस चला गया। मैंने सोचा हिम्मत करके खुद ही बाहर निकलकर देखती हूँ कि विशाल कहाँ है। मैं एक शॉल खुद पर लपेटकर होटल से बाहर निकल गई। उस होटल के करीब करीब जहां तक मुमकिन था मैं देखती रही, लेकिन मुझे विशाल कहीं नजर ना आए। मैं रोने लगी और सोचने लगी, अगर विशाल वापस ना आए तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैं तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। घंटों के बाद मैं वापस रूम में आ गई। मैं कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी कि विशाल न जाने कहाँ चला गया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कुछ देर बाद ही मुझ पर कयामत ही टूट पड़ेगी। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे की दोबारा बेल बजी। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही आदमी था। वो मुझसे कहने लगा, आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो चुका है। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वो आदमी मुझे अपने साथ एक हॉस्पिटल में ले गया। कहने लगा, तुम्हारा पति हमारे होटल की गाड़ी में ही गया था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मुझे पता चला कि विशाल मर चुके हैं। मैं तो ये सुनकर पागल ही हो चुकी थी। जो डेथ बॉडी मुझे दिखाई गई वो पूरी जली हुई थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मुझे इस देश के कानून नहीं पता थे। उस आदमी ने कहा कि तुम अपने घर इस बात की खबर दे दो, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई नंबर नहीं था जिससे मैं हिंदुस्तान किसी से बात कर सकती। हमारे घर तो फोन ही नहीं था और ससुराल में से किसी का नंबर मुझे याद नहीं था। मैं कुछ भी तो नहीं जानती थी। मैं वापस होटल के कमरे में आ गई। जब मैंने सामान खोलकर अपना पासपोर्ट ढूंढने की कोशिश की तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। पता नहीं मैं कहाँ फंस चुकी थी। न मेरे पास पैसे थे, ना ही पासपोर्ट। मुझे सामान में भी कुछ नहीं मिला था। मुझे विशाल की डेथ बॉडी भी नहीं दी गई थी, क्योंकि वो लोग मुझसे पैसे मांग रहे थे जो मेरे पास नहीं थे। जो आदमी मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था वो मुझे सारी खबरें दे रहा था। वो इस होटल का मैनेजर था। मुझे कहने लगा, बिना पासपोर्ट के तुम्हें यहाँ की पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देगी। तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ से वापस जा सको, और तुम्हारे पति ने बस आज रात के ही होटल के पैसे दिए थे। मैं भूखी प्यासी इतने बड़े गम से दो चार थी, और ऊपर से एक खबर कि मुझे कल इस होटल से भी निकाल दिया जाएगा। मैं इस अजीब से शहर में कहाँ जाऊंगी जहाँ मैं किसी को जानती तक नहीं थी। मेरे लिए ये सब मौत के जैसा था। मैंने उस आदमी से कहा कि मैं कहाँ जाऊंगी, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। वो कहने लगा कि ये मेरी परेशानी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। मैं बस रोए जा रही थी, कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मुझे यूं रोता देखकर वो बाहर चला गया। भूख ने भी मुझे बहुत रुलाया था। कुछ देर बाद उस आदमी के साथ एक वेटर खाने के साथ अंदर आया, और वो आदमी कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ बस ये भला कर सकता हूँ कि तुम्हें आज रात का खाना दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद यहाँ नौकरी करता हूँ, इसलिए तुम्हें मुफ्त में होटल में नहीं रख सकता। वो आदमी अंग्रेज लग रहा था, गोरी रंगत और ग्रीन आंखें। वो बहुत ही खूबसूरत आदमी था, लेकिन टूटी फूटी हिंदी बोल और समझ रहा था। मैं बहुत बड़े गम से दो चार थी, लेकिन इससे ज्यादा ये सोचकर परेशान थी कि मैं जिस मुसीबत में फंस गई हूँ वहां से बाहर निकलने का मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बहुत बड़ा हादसा था जो मेरे साथ पेश आ चुका था। मैंने खाना खाया और रोते रोते सो गई। अगली सुबह वो आदमी फिर से आ गया और कहने लगा, अब तुम्हें ये कमरा खाली करना पड़ेगा। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, मैं कहाँ जाऊंगी। वो कहने लगा, मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने कहा, मुझे इस होटल में नौकरी दो, मैं कोई भी काम कर लूंगी। वो कहने लगा कि तुम यहाँ की लैंग्वेज नहीं जानती और ना ही तुम्हारे पास तुम्हारी कंट्री का पासपोर्ट है। मैं तुम्हें यहाँ कोई नौकरी नहीं दिलवा सकता। हाँ, अगर तुम मेरे साथ चले तो मैं तुम्हारे रहने और नौकरी दोनों का बंदोबस्त कर दूंगा। मेरे पास उस आदमी की बात मानने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। मैं उसके साथ चली गई। जहाँ मुझे वो लेकर आया था वो एक पुरानी सी फ्लैट थी। फ्लैट भी छोटे छोटे थे। उसने एक फ्लैट के पास जाकर डोरबेल दी। एक काली सी लड़की ने दरवाजा खोला। वो शक्ल सूरत से इंडोनेशियन लग रही थी। चपटा नाक, छोटी छोटी आंखें, गहरी सांवली रंगत, बिल्कुल मेरे जैसी। वो आदमी मुझे अंदर ले गया, फिर इंग्लिश में न जाने क्या क्या बातें करता रहा। वहां वैसे ही और भी लड़कियां थी जो स्कर्ट पहने हुए थी। सभी मेरी तरह सांवले से रंग की थी। मैं ही उनमें खूबसूरत दिख रही थी। वो आदमी जा चुका था। मैं खामोशी से एक जगह बैठ गई।
कुछ देर तो वो लड़कियां मुझे देखती रही, फिर आपस में न जाने किस भाषा में बात करती रही। फिर वो लड़की जो उस आदमी से बात कर रही थी वो मुझे अपने साथ कमरे में ले गई और एक लड़की को कुछ कहने लगी। उसके बाद उस लड़की ने मेरे बालों को काटना शुरू कर दिया। वो मेरे बालों का स्टाइल बना चुकी थी, चेहरे पर भी बहुत कुछ लगाकर वो मेरा हुलिया ही बदल चुकी थी। मैं हैरान इस बात पर थी कि वो मुझे तैयार क्यों कर रही है। मैं तो समझी थी कि मुझे घर के कामकाज करने पड़ेंगे, लेकिन 1 घंटे बाद ही वहां उस होटल के मैनेजर के साथ कुछ अंग्रेज और स्याह रंग के लड़के आए। उस लड़की ने मुझे उनके सामने बैठा दिया। मुझे ये सब बहुत अजीब सा लग रहा था। सब मर्दों के सामने मुझे क्यों बैठाया गया है? और उनमें से एक आदमी ने मैनेजर को जेब से कुछ पैसे निकाल कर दिए और वो मैनेजर खुश हो गया। फिर मुझसे कहने लगा, इस आदमी के साथ चली जाओ। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरे मना करने पर वो मुझे गुस्से से घूरने लगा। कहने लगा, ज्यादा बकबक मत करो वरना सड़कों पर भीख मांगती नजर आओगी। उसने ये कहकर मेरा हाथ उस आदमी के हाथ में दे दिया। मैं घबरा सी गई, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। वो आदमी मुझे एक होटल के कमरे में ले गया। वहां सब लड़कियां वेश्यावृत्ति का धंधा करती थी। मुझसे भी यही काम लिया जाने लगा। मैं रोज रोती थी, हर बार मना करती थी। वहां के लोग सांवली रंगत वाली लड़कियों को पसंद करते थे। वहां उनकी मांग ज्यादा थी और कीमत भी अच्छी देते थे। मैं अपनी किस्मत पर रोने लगी कि मैं किस नर्क में फंस गई हूँ। एक बार मैंने जाने से मना कर दिया तो वो मैनेजर मुझ पर चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन मैंने फिर भी उसकी बात नहीं मानी। फिर वो मैनेजर मुझे एक कमरे में ले गया और फिर उसने मुझे बहुत मारा। इतना मारा कि मेरा हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया और कहने लगा कि यहाँ इनकार की गुंजाइश नहीं है। इसके बाद मैंने मना नहीं किया। मैं पाप कर रही थी लेकिन मजबूर थी। यहाँ मेरा कोई अपना नहीं था। मैंने सब कुछ अपनी किस्मत समझकर अपना लिया था। 1 साल गुजर गया। एक बार उसी मैनेजर का मालिक मुझे अपनी गाड़ी में अपने घर ले गया। रात गुजरने के बाद जब मैं सुबह वापस जाने लगी तो उसने अपने एक नौकर को बुलाया। जैसे ही वो आदमी मेरे सामने आया तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई थी। वो तो विशाल था। वो भी मुझे देखकर घबरा सा गया था। मैं उसकी तरफ बढ़ी और रोने लगी। मैंने कहा, विशाल आप जिंदा हैं? फिर मैंने पूछा कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? वो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। वो सेठ मुझे हैरत से देखने लगा। फिर उसने कहा कि ये लड़का हमारा नौकर है। यह हमारे कहने पर हिंदुस्तान से लड़कियों को शादी करके यहाँ लाता है और फिर उन लड़कियों पर हम यहाँ वेश्यावृत्ति का धंधा करवाते हैं। फिर कहने लगा कि हिंदुस्तान के लोग दूसरे देश के बारे में सुनकर या अमीर रिश्तों का सुनकर फौरन शादी के लिए मान जाते हैं। उसे अपनी अच्छी किस्मत समझते हैं, कभी सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं करते और 7 समंदर पार अपनी बेटी को खुशी खुशी भेज देते हैं कि वो वहां ऐश करेगी। बात तो उस आदमी की सच थी। मेरे घर वालों ने भी कहाँ विशाल के बारे में जांच पड़ताल करवाई थी। ऊपरवाले की तरफ से एक चमत्कार सा समझकर खुश हो गए थे और फिर अपनी बेवकूफ़ी को हम उन्हीं शब्दों से ढांपते हैं। मैं रोने लगी थी कि काश मेरे माँ बाप मेरी शादी करने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर लेते तो आज मैं इस तकलीफ से 2 चार ना होती। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग ये सोचते हैं कि लड़की का दूसरे देश से रिश्ता आया है तो वो सारी जिंदगी वहां बस ऐश करेगी। एक पल के लिए ये नहीं सोचते कि अगर इसके साथ कुछ बुरा हो गया तो वो कैसे वापस आएगी, वो क्या करेगी। मैं बहुत तकलीफ वाली जिंदगी गुजार रही हूँ और बस सब माँ बाप से यही गुजारिश करूंगी कि जल्दबाजी में बेटियों को किसी गलत जगह न ब्याहें और ना ही दौलत की चमक देखकर कांच से हाथ जख्मी करें। क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।